गुड मॉर्निंग। पिछली दो क्लासों में हमने देखा है जनसंख्या का घनत्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनसंख्या के घनत्व का वितरण हमने देखा है और जनसंख्या से संबंधित कुछ विषयों पर हमने चर्चा की है। आज की जो क्लास है उसका विषय है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ये बहुत कॉमन टॉपिक है। आप सबको पता है कि कौन से कारक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% मात्र 10% क्षेत्रफल पर निवास करता है। तो इससे पता चलता है कि जो घनत्व है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो अत्यधिक असमान है। ठीक है। स्थल भाग के, जैसे मैंने बताया कि स्थल भाग के 10% भूभाग पर विश्व की जनसंख्या का 90% निवास करता है और विश्व के जो सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले 10 देश हैं वहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में कुछ भौतिक कारक मिलेंगे आपको, कुछ आर्थिक कारक मिलेंगे, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मिलेंगे और कुछ राजनीतिक कारक होंगे जिनसे जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है। तो पहले हम देखते हैं भौतिक कारकों में या प्राकृतिक तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे मेजर जो भौतिक कारकों में है वो है वहाँ का उच्चावच या रिलीफ। उच्चावच या रिलीफ का मतलब है कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। आप देखोगे कि जो माउंटेन एरियाज़ हैं या ऊबड़ खाबड़ एरिया है या पठारी प्रदेश हैं, वहाँ पर जो धरातल है वहाँ का ढाल तेज होता है, स्लोप वहाँ पर ज़्यादा होता है और ऐसे क्षेत्रों में आपको जनसंख्या बहुत विरल मिलेगी। तो जितने भी पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या आपको कम मिलेगी और जो लोग रहते हैं वो समतल मैदान, नदी घाटी यहाँ पर रहते हैं जहाँ पर ढाल मंद होते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ये कृषि के लिए भी उपयुक्त होते हैं, परिवहन के साधनों का वहाँ पर पर्याप्त विकास होता है। ठीक है। तो जो लोग वरीयता देते हैं वो मैदानी भागों को वरीयता देते हैं बजाय कि पर्वतीय क्षेत्रों। तो इसीलिए विश्व के जो सबसे घने क्षेत्र हैं, घने आबादी वाले क्षेत्र हैं, घने बसे क्षेत्र हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र कृषि, उद्योग, सड़क निर्माण आदि के लिए भी अनुकूल होते हैं। अब यही कारण है कि जो आपके माउंटेन एरिया जैसे एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, तिब्बत हो गया, इसके अलावा साउथ अमेरिका में आप देखोगे बोलीविया का पठार हो गया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम पाया जाता है। ठीक है। और अधिक पाया जाता है आपका मैदानी क्षेत्र में। जैसे आप उत्तरी मैदान देखोगे या फिर तटीय मैदानी प्रदेश देखोगे, वहाँ पर अधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपका हो गया उच्चावच। अब उच्चावच के बाद में दूसरा चीज़ है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु आप देखोगे जहाँ पर भी जलवायु की चरम स्थितियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर भी जलवायु चरम स्थितियाँ मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है। तो चरम जलवायु स्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम होती है। इसी कारण जैसे आप देखोगे कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की जो जलवायु होती है वो विषम होती है और मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है और उपयुक्त नहीं होती। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो आपका जनसंख्या का घनत्व है वो अत्यंत कम पाया जाता है। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, थार का मरुस्थल है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व, आप जैसलमेर के जनसंख्या घनत्व को दिल्ली या फिर मैदानी प्रदेश के किसी भी जो सिटी है उससे कंपेयर करिए, आपको पता लग जाएगा कि जो जलवायु स्थिति है उसका मानव बसाव पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही जैसे आप देखोगे जहाँ पर वर्षा कम होती है या बिल्कुल कम होती है, वहाँ पर भी आपको जनसंख्या का बसाव कम प्राप्त होगा। ठीक है।
और जैसे आप बताएं भूमध्य सागरीय प्रदेश जो अपनी जलवायु के लिए फेमस है, वहाँ वो बिल्कुल वहाँ पर मॉडरेट जलवायु पाई जाती है, न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी है। तो वहाँ पर प्रारंभिक काल से ही जलवायु का सघन घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो जलवायु भी किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो जहाँ पर चरम जलवायु स्थितियाँ पाई जाती हैं, अब जलवायु में आपको आर्द्रता हो गई, तापमान हो गया, और भी बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो सभी वेरिएबल्स जहाँ पर चरम स्थिति में होते हैं वहाँ पर जलवायु वहाँ पर जबकि जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, और जहाँ पर मॉडरेट होते हैं ये वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सघन आपको मिलता है। इसके बाद में प्राकृतिक तत्वों में एक है आपका भौतिक तत्वों में जल की उपलब्धता। तो जो जल की उपलब्धता है, नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। तो आप ऐतिहासिक काल में देखोगे कि जहाँ पर भी सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी घाटियों के तट पे हुआ है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि जल जो है आपकी बेसिक नीड है, प्रमुख आवश्यकता है, एक आधारभूत आवश्यकता है। जल जो है मानव जीवन के अस्तित्व के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे आप देखोगे उद्योग देखोगे या परिवहन देखोगे, इन सब के लिए जल एक अनिवार्य तत्व है। उसके अलावा घरेलू उपयोग, उसके साथ ही सिंचाई, है ना, के लिए भी जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और नदियाँ जो हैं आपकी जल की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथ ही जहाँ पर नदी घाटियाँ होती हैं वो अपने साथ में मृदा लेके आती हैं, उपजाऊ मृदा भी लाती हैं। तो जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटी नदियों की उसमें हुआ है, तटों पे हुआ है। अब इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी मेजर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, जैसे हुआंग हो, चोंगजियांग चाइना में है ये, इसके बाद नील हो गया, इरावदी हो गया, दजला फरात, ये सभी नदी घाटियाँ वाले जो क्षेत्र हैं विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भारत में आप देखोगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी जो घाटियाँ हैं वो भी सघन रूप से आबादी वाली हैं। तो जल की उपलब्धता आपको उस क्षेत्र को सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बनाती है। इसके बाद में आप देखते हो मृदा की उर्वरकता। मृदा की उर्वरकता जो ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर कृषि का प्रारंभ हुआ, उद्योग तो बाद में आए। तो कृषि से संबंधित गतिविधियों में मृदा की जो उर्वरकता है वो अत्यंत आवश्यक होती है। और जो कृषि प्रधान देश है वहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण को निर्धारित करने में मृदा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक, और जो बाढ़ के मैदान हैं या तटीय प्रदेश हैं, ये सब यहाँ पर क्या आपको जलोढ़ मृदा मिलती है जो उपजाऊ है, और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या आपकी सघन पाई जाती है। ये हमने देखे कुछ भौतिक कारक। अब आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस के कारण कुछ स्थानों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लोगे तो मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, रामेश्वरम हो गया। ऐसे स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक इन स्थानों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक अशांति वाले क्षेत्रों में आपको आबादी विरल दिखेगी। जैसे आप यहूदियों का एग्जाम्पल देखोगे तो ये यूरोप छोड़कर अपना इन्होंने इज़राइल बनाया। तो यहूदियों यूरोप छोड़ा और मरुस्थलीय क्षेत्र में आकर जो इज़राइल है वो वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है, अर्धशुष्क प्रदेश है, उन्होंने लेकिन वहाँ पे बनाया। लेकिन तो इसमें आप ये देखोगे कि जहाँ पर भी सामाजिक अशांति है, जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल अभी सीरिया का एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पर सोशल अनरेस्ट है, सामाजिक अशांति है, या मिडिल ईस्ट देखोगे तो इन क्षेत्रों में ये सामाजिक और सांस्कृतिक अशांति के कारण से
क्या होता है, जनसंख्या का जो संकेंद्रण होता है वो उत्प्रवास के कारण कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कारक है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, ये भी आप के किसी स्थान पर जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। अभी देखते हैं आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आर्थिक कारकों में ये किस स्थान पर जनसंख्या के संकेंद्रण को बढ़ाने वाले कारक हैं, या इनको बोल सकते हैं कि ये पुलिंग फैक्टर्स हैं, ये जनसंख्या को पुल करते हैं। पॉपुलेशन में आपको दो फैक्टर देखने को मिलेंगे, एक होता है पुल फैक्टर और एक होता है पुश फैक्टर्स। माइग्रेशन में आप देखोगे कि जो पुल फैक्टर्स हैं ये किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि ये कारक वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ से बाहरी जनसंख्या का प्रवास होता है। और पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी स्थान से लोगों को बाहर की ओर जाने की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ या कुछ बेसिक सुविधाएं नहीं पाई जाती, जिनके कारण वहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से लोग अवसरों या अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में वहाँ से बाहर जाते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके पुश फैक्टर्स। तो खनिज एक पुल फैक्टर की भांति काम करता है। खनिजों से संपन्न क्षेत्र जो हैं वो उद्योगों को आकर्षित करते हैं, और कोयले और लोहे जैसे खनिजों के कारण ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आदि देशों में जो जनसंख्या का प्रारूप है वो हुआ। जैसे आप देखोगे कि जो सॉल्ट लेक आपका ग्रेट लेक्स वाला एरिया है यूएसए में, या रूर वैली है जर्मनी में, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे खालगुली। तो ये जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो बहुत विरल जनसंख्या वाला प्रदेश था, लेकिन वहाँ पर खनिजों की उपलब्धता ने उसको एक जनसंख्या सघन क्षेत्र में बदल दिया, या वहाँ पर लोग बाहर से आए रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको अवसर मिले खनिजों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो खनिज हैं, खनिज संपदा के कारण वो जो क्षेत्र हैं वो उद्योगों के केंद्र बन जाते हैं, और जिसका प्रभाव इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय लक्षणों पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। इसी के जैसा ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा उद्योगों में, जहाँ पर उद्योग होते हैं वो भी एक पुल फैक्टर की भांति काम करते हैं, ये भी पुलिंग फैक्टर की भांति काम करते हैं, और बाहर से लोग बेहतर आजीविका और जीवन स्तर के लिए यहाँ पर आकर निवास करते हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये जो क्षेत्र हैं वो सघन जनसंख्या के क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लोगे आप तो जापान का एक क्षेत्र है कोबे ओसाका रीजन। तो ये अपने उद्योग धंधों की उपस्थिति के कारण वहाँ पर सघन बसा हुआ क्षेत्र है। भारत में आप एग्जांपल लोगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं ये आपके सघन बसे हुए क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद में जैसे आप एनसीआर में देखोगे तो जो राजस्थान का अलवर वाला रीजन है, या फिर यूपी में नोएडा, हरियाणा में फरीदाबाद, हरियाणा में गुड़गांव, तो ये जो क्षेत्र हैं वो इनके सघन बसे होने का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है कि ओवर द पीरियड यहाँ पर बाहर से लोगों का प्रवास हुआ है, और वो प्रवास होने का कारण क्या है कि यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। आर्थिक पहलुओं में एक होता है आपका परिवहन। तो जहाँ पर भी परिवहन के साधनों की बेहतर सुविधा है वहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं निवास करने के लिए, और जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कम पाया जाता है। इसका एक प्रमुख कारक क्या है, वहाँ पर परिवहन साधनों का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद में एक फैक्टर है अर्बनाइजेशन। तो नगरीकरण जो है अगला आर्थिक कारक है, नगरीकरण। तो जो नगरीकरण या अर्बनाइजेशन है, जो नगर है, रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं, साथ ही परिवहन और संचार के साधन के संबंध में आपको बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं या प्रवास करते हैं। आप देखोगे कि जो जैसे बड़े शहर हैं जैसे शंघाई, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, जो महानगर हैं यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व
सघन पाया जाता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ने की दर है उसमें एक प्रमुख कारक है नेट माइग्रेशन, कि वहाँ पर बाहर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक जनसंख्या में नेचुरल ग्रोथ के साथ साथ जो माइग्रेशन वाला फैक्टर है या प्रवास वाला फैक्टर है वो वहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। आप देखोगे कि ये बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको लगभग 5,000 से 6,000 प्रति व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, तो नगरीकरण भी एक प्रमुख कारक है, प्रमुख आर्थिक कारक है, जो क्या करता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के मैग्नीट्यूड को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आप देखोगे राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक जो है, आप देखोगे कि राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण और सरकारी नीतियाँ, बहुत सारी नीतियों ने इन राजनीतिक कारकों ने समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित किया है। ठीक है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित किया है। इन कारकों ने जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन और व्यापार को भी प्रभावित किया है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, 1947 में जब भारत पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ, तो जो दोनों देशों के मध्य जो पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, उसका पुनर्निर्धारण हुआ या उसका पुनर्वितरण हुआ। ऐसा ही आप देखोगे कि बहुत सारे देशों की राजधानियों, जब नई राजधानी बनती है पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से, तो वहाँ पर भी प्रवास और उत्प्रवास की दर में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, और बहुत पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर सामाजिक शांति है कि नहीं है, अशांति की स्थिति तो है कि नहीं है। यदि वहाँ पर आप देखोगे कि अशांति है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे आप देखोगे अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं है, वहाँ पर सरकारें बार बार बदलती रहती हैं, डिक्टेटरशिप है, एट्रोसिटीज़ ज़्यादा हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर लोग रहना कम पसंद करते हैं और वो उत्प्रवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक अशांति या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता की स्थिति में वहाँ पर लोगों को अवसर जो होते हैं, उनको अवसरों की कमी होती है और वो जो लोग हैं बाहर की तरफ देखते हैं, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक पुश फैक्टर की भांति काम करती है और वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कम पाया जाता है कंपेयर टू जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और सामाजिक शांति होती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख कारक थे जिनकी वजह से जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व प्रभावित होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसकी दर क्या है, उसका डबलिंग पीरियड क्या है। ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन देखेंगे। साथ ही हम जनसंख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं भी इसमें देखेंगे।